गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ राज छेत्री और मैं आप सभी लोगों को मेरे अपने चैनल इंसेप्शंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 1 है और ये जो सीरीज़ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आप लोग आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम देने जाएंगे उस एग्ज़ाम में इस जो सीरीज़ में अभी चलवा रहा हूँ वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? विद द पीपल ऑफ विच कंट्री हड़प्पन पीपल कैरी ट्रेड। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किस देश के लोगों के साथ में व्यापार किया करते थे? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका सुमेर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग सुमेर देश के लोगों के साथ में क्या किया करते थे? व्यापार किया करते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग केवल सुमेर के साथ में ही व्यापार नहीं किया करते थे। सुमेर के साथ साथ में उनका जो ट्रेड था वो अफगानिस्तान, ठीक है, इराक और आपका ये मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया का जो कि कहाँ वर्तमान में कहाँ पर है? ईरान में। ठीक है, इन सारे देशों के साथ में भी उनका क्या हुआ करता था? व्यापार हुआ करता था। लेकिन याद रखना, यहाँ पर हम लोग से पूछा है कि जो हड़प्पन पीपल है वो बेसिकली मतलब उनका जो ज़्यादातर जो बिजनेस हुआ करता था वो किस क्षेत्र से हुआ करता था? तो उनका जो बिजनेस हुआ करता था वो सुमेर से हुआ करता था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो, हड़प्पा रीजन्स वाज नोन एज मेलुआ इन सुमेर। तो हड़प्पा का जो रीजन सा क्षेत्र था सुमेर में, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? सुमेर नाम से जानते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार देख लेना, पॉज करके देखिए, मैंने लिखा है हड़प्पा रीजन्स वाज नोन एज मेलुहा इन सुमेर। हड़प्पा का जो क्षेत्र था सुमेर में उसे मेलुहा के नाम से जाना जाता है। देखो, हड़प्पा सभ्यता जो है ना, हड़प्पा एक साइट था किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशंस का। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशंस को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस का जो सिविलाइजेशंस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो नाम याद रख लेना, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर दयाराम साहिनी ने। ठीक है, दयाराम साहिनी ने 1921 में, दयाराम साहिनी, मैं यहाँ पर नाम भी लिख दे रहा हूँ, दयाराम दयाराम दयाराम, ठीक है, साहिनी, SAHINI। तो दया और राम है, ये दयाराम साहिनी ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। ठीक उसी प्रकार से 1922 में जो मोहनजोदाड़ो था, मोहनजोदाड़ो को किसने खोजा था? 1922 में खोजा गया था। किसके द्वारा? रखलदास बनर्जी के 1922 में खोजा गया था, रखलदास बनर्जी द्वारा। बात आई समझ में? तो देखो, एक और क्वेश्चन बनता है हड़प्पा सभ्यता से जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक क्वेश्चन बनाया जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता था उसका जो पोर्ट सिटी हुआ करता था उस समय, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का, तो हड़प्पा सभ्यता का जो पोर्ट सिटी था, पोर्ट सिटी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, पोर्ट सिटी, हड़प्पा सभ्यता का जो पोर्ट सिटी था उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? लोथाल। ठीक है, और ये लोथाल कहाँ पर है? लोथाल एट प्रेजेंट गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। ठीक है, किस नदी के किनारे में है लोथाल? तो लोथाल स्थित है आपका भोगवा रिवर के तट पर। भोगवा, BHOGWA, भोगवा रिवर के तट पर है। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लोथाल से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो दोबारा से पूछा जा सकता है कि लोथाल जो है वो हड़प्पा क्या क्या था? तो पोर्ट सिटी जो था हड़प्पा का वो लोथाल हुआ करता था, और ये जो लोथाल है वो भोगवा रिवर के तट पर है। कहाँ पर है? भोगवा नदी के तट पर। आई बात समझ में? ठीक है, चलो अब देखो, और एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनाया जा सकता है कि जो लोथाल क्षेत्र है ना, ये किस चीज़ के लिए फेमस था? तो लोथाल फेमस था राइस कल्टीवेशन के लिए, यानी कि चावल की खेती के लिए। ठीक है, तो राइस कल्टीवेशन के लिए फेमस था कौन? लोथाल, राइस कल्टीवेशन। ठीक है, तो राइस कल्टीवेशन के लिए लोथाल फेमस था। तो बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक में बी ट्रेस्ड टू वन ऑफ द फॉलोइंग वेदास। जो इंडियन म्यूजिक है उसकी उत्पत्ति इन दिए गए 4 ऑप्शन में से किस वेद से हुई है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में क्या है, ठीक है, सामवेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है और अथर्ववेद में क्या है। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है ना ये ओल्डेस्ट वेदास है। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ओल्डेस्ट वेदा है ऋग्वेद। ठीक है, ओल्डेस्ट वेदा है आपका, ओल्डेस्ट वेदा है ऋग्वेदा। ठीक है, ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वेदा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ हिंदू ट्रेडिशंस। ठीक है, और जो हिंदू धर्म का ये एक सबसे क्या है? इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, बुक है। ठीक है, ऋग्वेदा। अब देखो, ऋग्वेदा में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हुआ करता था। कितना मंडल है? 10 मंडल। ठीक है, ऋग्वेद में देयर आर 10 मंडलाज इन ऋग्वेदा। ठीक है, 10 मंडला है, और साथ में कितने हिम्स है इसमें? तो इसमें 1028 हिम्स है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना। ऋग्वेद में देयर आर 1028 हिम्स।
ठीक है। अब देखो जो ऋग्वेद में जो 10 मंडल है, 10 मंडल में से एक मंडल जो कि थर्ड मंडल है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो थर्ड मंडल, ठीक है, थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेदा, ये थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेदा कंटेन्स, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट कंटेन्स गायत्री मंत्र, क्योंकि इसमें क्या है, गायत्री मंत्र है, ठीक है, गायत्री GAYETRI गायत्री मंत्र है, ठीक है, ये गायत्री मंत्र है इसमें, किसमें, थर्ड मंडल में, ठीक है। तो गायत्री मंत्र किस मंडल पर है, ऋग्वेद के थर्ड मंडल पर है। और गायत्री मंत्र को किसने कंपोज किया था, याद रखना, इसको कंपोज किया था ऋषि विश्वामित्र ने। किसने, ऋषि विश्वामित्र ने, VISWA, ठीक है, विश्वामित्र, MITRA, ऋषि विश्वामित्र ने कंपोज किया था गायत्री मंत्र को। तो गायत्री मंत्र को किसने कंपोज किया था, ऋषि विश्वामित्र ने कंपोज किया था, ठीक है। आई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो अब क्या दिया है, दूसरा ऑप्शन हम लोग के पास में सामवेदा। अब जो ये इंडियन म्यूजिक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सामवेद से ही हुई है, ठीक है। अब देखो जो ये यजुर्वेदा है, ये यजुर्वेदा स्पेशली किसके ऊपर फोकस है, ये आपका फोकस्ड है सेक्रीफाइसेस के लिए, ठीक है, यानी कि जो सैक्रिफिशियल जो फॉर्मूलाज वगैरह होता है वो कहाँ पर होता है, यजुर्वेद पर, ठीक है। यजुर्वेद में क्या है आपका, यहाँ ये बेसिकली डील किससे करता है, सेक्रीफाइसेस से, SACRIFICES, सेक्रीफाइसेस, SACRIFCES, सेक्रीफाइसेस, ठीक है। चलो अब देखते हैं अथर्ववेदा। ये जो अथर्ववेदा है, ये अथर्ववेदा किस चीज़ के साथ में डील करता है, क्या है, अथर्ववेदा, ठीक है। तो देखो अथर्ववेदा क्या है, एक प्रकार का ये मैजिकल चांट है। मैजिकल चांट किस चीज़ के लिए, टू वर्ड ऑफ इविल, यानी कि भूत प्रेतों को भगाने के लिए जो जादू टोना होता है वो कौन कंटेन करता है, अथर्ववेदा में, ठीक है, अथर्ववेदा में वो कंटेन है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लीडर ऑफ लखनऊ ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 क्रांति के समय में जो लखनऊ से जो लड़ी थी या जो लड़ा था वो कौन था। तो देखो लखनऊ से कौन लड़ा था, लखनऊ से लड़ा था बेगम हजरत महल, ठीक है। द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज फॉट बाय बेगम हजरत महल फ्रॉम लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ से किसने लड़ा था, लखनऊ से लड़ा था आपका बेगम हजरत महल ने, ठीक है। तो 1857 की क्रांति देखो नाना साहिब है ना, नाना साहिब कहाँ से लड़ा था, नाना साहिब लड़ा था आपका कानपुर से, ठीक है, याद रख लेना, कानपुर से लड़ा था नाना साहिब, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बहादुर शाह है, बहादुर शाह जो सेकंड था ये कहाँ से लड़ा था, बहादुर शाह सेकंड लड़ा था दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से लड़ा था कौन, बहादुर शाह जाफर, ठीक है। और बहादुर शाह के साथ साथ में और एक आदमी था जो दिल्ली से लड़ा था, तो ये आदमी का नाम पूछा जा सकता है, याद रखना, बखत खान, BAKST, बखत खान या बख्त खान, ये लड़ा था कहाँ से, आपका दिल्ली से, ठीक है। और उसी प्रकार से लियाकत अली जो था, लियाकत अली आपका लड़ा था, ये इलाहाबाद से लड़ा था, ठीक है, इलाहाबाद यानी कि हिंदी में लिखते हैं हम लोग इसको इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद से कौन लड़ा था, इलाहाबाद से लड़ा था आपका लियाकत अली, ठीक है, लियाकत अली इलाहाबाद से लड़ा था। तो अब यहाँ से और एक क्या क्वेश्चन बनाया जाता है कि द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 का सिंबल क्या था, जो 1857 क्रांति का जो सिंबल था वो सिंबल क्या था। तो सिंबल यहाँ पर था लोटस यानी कि कमल, और चापत्ती यानी कि रोटी था, ठीक है, ये याद रख लेना आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाय, अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है, अंडमान और निकोबार आइलैंड को कौन सेपरेट करता है, ठीक है। अंडमान और निकोबार आइलैंड किस मतलब ये दिए गए 4 ऑप्शन में वो कौन सा चैनल है जो अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट यानी कि अलग करता है। तो याद रख लेना ये क्या है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है। अब देखिए यहाँ पर जो 8 डिग्री चैनल है, ये 8 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है और 9 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है देख लेते हैं, ठीक है। जो 8 डिग्री चैनल है वो आपका सेपरेट करता है, क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पर है, 4 पर, ठीक है। 8 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है आपको मिनकोय एंड मालदीव्स को, मिनकोय आइलैंड, मिनकोय एंड मालदीव्स,
MALDIVES, मालदीव्स, ठीक है। और जो ये 9 डिग्री चैनल, ये आपको ये किस किस को सेपरेट करता है, ठीक है, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड को सेपरेट करता है। कौन? लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड को सेपरेट करता है आपका 9 डिग्री का चैनल, ठीक है, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड, ठीक है, लक्षद्वीप LAKSHWAD, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय आइलैंड। ये 9 डिग्री चैनल सेपरेट करते हैं, यानी कि 9 डिग्री चैनल अलग करता है किसको? लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड को। और 8 डिग्री चैनल सेपरेट किसको करता है? मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव्स को। आई बात समझ में? और देखो अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से और क्या क्या बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है, ये आइलैंड देयर आर मीन्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड है, ठीक है। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है ना, वो 572 आइलैंडों से मिलकर बना हुआ एक आइलैंड है। आई बात समझ में? फिर इसके बाद में जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो कैपिटल है, कैपिटल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो कैपिटल है, कैपिटल का नाम क्या है? याद रखना, पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। और इसी पोर्ट ब्लेयर पे एक बहुत ही फेमस एयरपोर्ट, याद रखना, वीर सावरकर एयरपोर्ट। क्वेश्चन पूछा जाता है, वीर सावरकर एयरपोर्ट, ठीक है। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये आपका है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। और एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनाया जा सकता है कि इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड में ही इंडिया का एक मोस्ट एक्टिव वोल्केनो स्थित है, ठीक है। इंडिया का सबसे जो सक्रिय ज्वालामुखी है ना, वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही है। उस आइलैंड का मतलब उस ज्वालामुखी का नाम बताओ या उस वोल्केनो का नाम बताओ। तो याद रखना, नाम है बैरन आइलैंड, ठीक है। तो ये बैरन आइलैंड के बारे में पूछा सकता है। ये बैरन आइलैंड भी आप लोग का कहाँ पर है? बैरन आइलैंड भी आपको मिलेगा कहाँ पर? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही। इंडिया का सबसे मीन्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इंडिया का क्या है? बैरन आइलैंड, ठीक है। कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट फोसिल्स आर फाउंड इन, जो मैक्सिमम जो जीवाश्म होते हैं, जो फोसिल्स होता है, वो हमें किस प्रकार के चट्टानों में देखने को मिलता है? तो याद रखना, ये चट्टानों में पाया जाता है, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का 2-3 एग्जाम्पल है, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स को हम लोग बोलते हैं औषधि चट्टाने, ठीक है। अब देखो, औषधि सेल या औषधि चट्टाने बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल ले तो सेडिमेंट्री रॉक्स का जो एग्जाम्पल होगा वो सेल होगा, ठीक है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, SANDSTONE, सैंडस्टोन, ठीक है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइमस्टोन इज अ काइंड ऑफ, किस प्रकार का रॉक है ये, सैंडस्टोन किस प्रकार का रॉक है, सेल किस प्रकार का रॉक है, किस प्रकार के चट्टान है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए ग्रेनाइट जो दिख रहा है यहाँ पर, ग्रेनाइट आपका होता है ये इग्नियस रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल होता है ग्रेनाइट, इग्नियस, IGNEOUS, इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल क्या होता है? ग्रेनाइट होता है। अब देखिए ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगुर के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक सॉइल का दूसरा जो नाम होता है वो रेगुर होता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुर बोलते हैं। रेगुर जो ब्लैक सॉइल होता है, ये बहुत ही फर्टाइल होता है, किस चीज़ के लिए? बहुत ही उपयोगी होता है कॉटन की खेती के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। शायद सबको आता होगा कि ब्लैक सॉइल में क्या होता है? अच्छा, कॉटन होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। देखो अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है एक ऐसा ग्लैंड जो हार्मोन को रिलीज करता है या सीक्रेट करता है, ठीक है। हार्मोन को रिलीज करने वाला जितने भी ग्लैंड है, वो सारे के सारे ग्लैंड क्या होता है? मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो सबसे पहला ऑप्शन है एड्रेनल ग्लैंड। ये एड्रेनल ग्लैंड होता कहाँ पर? ये एड्रेनल ग्लैंड होता है हम लोग की किडनी के ठीक, मतलब जो 2 किडनी होता है किडनी के ठीक ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप जो ग्लैंड होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। और ये एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है? ये हार्मोन रिलीज करता है। और जो हार्मोन रिलीज करता है ये एड्रेनल ग्लैंड, उसे हम लोग बोलते हैं एड्रेनालाइन हार्मोन, ठीक है, ठीक है। तो ये हार्मोन कौन रिलीज करता है? एड्रेनल ग्लैंड। इसका मतलब जब एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन रिलीज कर रहा है तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड ही होगा, तभी तो रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन क्या बताया था कि वो ग्लैंड जो हार्मोन को रिलीज करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन, ठीक है। तो एड्रेनल ग्लैंड क्या होगा? एंडोक्राइन ग्लैंड होगा, ठीक है। उसी प्रकार से पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? ये स्मॉल होता है, सबसे छोटा होता है, पी साइज ग्लैंड होता है हमारे दिमाग में, ठीक है। पी साइज ग्लैंड,
पी साइज, मटर के आकार का होता है, पी साइज होता है, ठीक है। पी साइज ग्लैंड होता है, पी साइज ग्लैंड होता है, ठीक है, पी साइज ग्लैंड होता है। अब देखो इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, देखो मास्टर ग्लैंड, अब ये भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाकी बात जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, जितने भी हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड है, उसके फंक्शंस को कंट्रोल या रेगुलेट करने का जो काम होता है वो काम कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, ठीक है। जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता होगा तो खुद भी तो ये क्या होगा, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। लेकिन हम लोग से पूछा है नोट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखते हैं थायराइड ग्लैंड, ठीक है। जो थायराइड ग्लैंड होता है ये थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। ये भी एक हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड है। याद रखना थायराइड ग्लैंड को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते क्या है, एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल, ठीक है। ये नाम याद रख लेना, पूछा जाता है क्वेश्चन में, एडम्स एप्पल। वो कौन से ग्लैंड है जिसको और एक नाम यानी कि एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है, तो वो होता है आपका थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए ये सैलिवरी ग्लैंड है, जो सैलिवरी ग्लैंड होता है, ये सैलिवरी ग्लैंड आपका एंडोक्राइन नहीं होता, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। किस प्रकार का ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। देखो नेचर का जो वीकेस्ट फोर्स होता है उसे बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। एक्सरेज, व्हाट इज एक्सरेज। एक्सरे क्या, सबसे पहले देखते हैं ये एक्सरे डिस्कवर्ड किसने किया था। एक्सरे को डिस्कवर्ड किया था रोंटजेन ने, विलियम रोंटजेन, ठीक है। रोंटजेन ने सबसे पहले क्या किया था, एक्सरे को डिस्कवर किया था, यानी इसको खोजा था सबसे पहले किसने, एक्सरे को विलियम रोंटजेन ने, ठीक है। अब देखिए ये एक्सरे होता क्या है, एक्सरे एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। लेकिन इसका वेवलेंथ एज कम्पेयर टू अदर, जैसे आपका रेडियो वेव होगा, उसके बाद में इंफ्रारेड हुआ, उसके बाद में आपका और क्या माइक्रोवेव हुआ, इनसे क्या होता है, इसका जो वेवलेंथ होता है और जो विजिबल लाइट होता है, यानी कि 7 कलर्स ऑफ जो लाइट होता है, उन 7 मतलब जो सन का जो 7 कलर लाइट होता है उससे भी इसका क्या होता है, वेवलेंथ कम होता है। इसलिए मतलब ये जो एक्सरे है ये इस प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका जो वेवलेंथ क्या होता है, थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। लेकिन सबसे कम नहीं होता, सबसे कम जो वेवलेंथ होता है वो गामा रेज का होता है, ठीक है। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रडार। रडार इज यूज फॉर, रडार का स्पेलिंग देख लीजिए, रडार, RADAR, रडार। रडार का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है आपका रेडियो डिटेक्टिंग, DETECTING, डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, RANGING। देखिए रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। और ये रडार का यूज स्पेशली हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, हम लोग जो पोजिशंस होता है ना एरोप्लेन वगैरह का पोजिशंस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, लोकेट करने के लिए हम लोग रडार का यूज़ करते हैं। और रडार में जो वेव किया जाता है यहाँ पर यूज़ किया जाता है रेडियो वेव। कौन सा वेव यूज़ किया जाता है इसमें, रेडियो वेव यूज़ किया जाता है रडार में। याद रखना क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। रेडियो वेव क्यों यूज़ किया जाता है किसमें, रडार में, ठीक है। रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग बोलते हैं। अब देखो ये जो लोकेटिंग सबमर्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है, या सबमरीन्स, देखो लोकेटिंग सबमर्ज यानी कि कोई भी चीज़ पानी में डूबा हुआ चीज़ को लोकेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो इसके लिए फिर हम लोग दूसरा डिवाइस यूज़ करते हैं। याद रखना डिवाइस का नाम है सोनार, ठीक है, सोनार, SONAR, सोनार। सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। फुल फॉर्म होता है इसका क्या, साउंड नेविगेशंस, NAVIGATION, साउंड नेविगेशंस एंड रेंजिंग, RANGING, रेंजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई बात समझ में, चलो समझ में आ रहा है सबको, ओके। म्यूरेटिक एसिड इज यूज इन हाउस होल्ड वर्क इज डिल्यूटेड फॉर्म ऑफ। जो म्यूरेटिक एसिड होता है वो स्पेशली हाउस होल्ड यानी कि घर के कामों में यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिकली किस चीज़ का मतलब किस चीज़ का दूसरा नाम है या किस चीज़ का फॉर्म होता है, तो ये होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, HCl, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है ना ये हमारे स्टोमक में भी पाया जाता है, ठीक है। हमारे स्टोमक में कौन सा एसिड पाया जाता है, मीन्स
विच एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन स्टोमक, तो वो एसिड कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है। तो क्वेश्चन ये हाल फिलहाल एनटीपीसी में पूछा गया था कि ह्यूमन स्टोमक में कौन सा एसिड मिलता है, ठीक है, तो HCl करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये CH3COOH होता है, ये याद रख लेना, ठीक है, पूछा जा सकता है, CH3COOH एसिटिक एसिड, ठीक है। इसका यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, देखो विनेगर बनाने में, ठीक है। विनेगर में कौन सा एसिड यूज होता है, विनेगर यानी कि सिरका बोलते हैं इसको। विनेगर में हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। अब ये जो ऑक्सैलिक एसिड होता है इसका यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, क्यों मिट नहीं रहा, चलो देखते हैं। ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड जो होता है इसका यूज करते हैं हम लोग टू रिमूव रोस्ट एंड स्टेन फ्रॉम क्लोथ्स, कपड़ों से जो दाग और धब्बा होता है उसको हटाने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड का यूज करते हैं। याद रखना स्पेशली इसका यूज होता है लॉन्ड्री के कामों में, यानी कि लॉन्ड्री धुलाई के कामों में, ठीक है। तो ऑक्सैलिक एसिड यहाँ पर यूज होता है। तो एक्वा रेगिया है, देखो अब हमारे पास में एक और है ऑप्शन एक्वा रेगिया। ये एक्वा रेगिया सॉल्यूशंस होता क्या है, देखो एक्वा रेगिया का मतलब होता है, देखो एक्वा रेगिया मतलब होता है एक प्रकार का मिक्सर, और ये जो मिक्सर होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो इसमें HCl होता है, ठीक है, एक तो HCl, और दूसरा होता है आपका HNO3, ठीक है। इन दोनों का जो मिक्सर होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं। लेकिन एक्वा रेगिया जो सॉल्यूशंस होता है इसमें 3 पार्ट होता है, यानी कि 3 भाग क्या होता है, HCl होता है, और एक भाग क्या होता है आपका नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को का 3 भाग और HNO3 का 1 भाग को मिक्स करने पर कौन सा सॉल्यूशंस बनता है, एक्वा रेगिया सॉल्यूशंस बनता है। स्पेशली इसका जो यूज़ होता है, इसका यूज़ मतलब जो सुनार वगैरह होता है ना, सुनार लोग यूज़ करता है स्पेशली क्या करने के लिए, गोल्ड वगैरह को वो करने के लिए, साफ करने के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट हैज अवॉर्डेड भारत रत्न एंड पद्मश्री अवार्ड। देखो वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार क्या देता है, भारत रत्न और पद्मश्री अवार्ड रिलीज करता है या देता है, ठीक है। तो वो होता है आपका आर्टिकल 18, और याद रखना ये आर्टिकल 18 क्या करता है, एबोलिश टाइटल, मतलब इसने टाइटल कोई भी पद, राजा महाराजा का जो पद है इसने क्या कर दिया था, इसको हटा दिया था, TITLE, ठीक है, टाइटल, ओके, एबोलिश्ड टाइटल, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल जो 15 है, आर्टिकल 15 किस चीज़ के बारे में बताता है, आर्टिकल 15, लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा हम लोग का, वो आंसर क्या होगा आपका, देखिए आर्टिकल, हाँ वही आर्टिकल 8, हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, C, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल जो 15 है, आर्टिकल 15 सेज दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन्स, ठीक है, एनी पर्सन्स ओनली ऑफ कास्ट, रिलीजन्स, रेस, सेक्स, इस सब के आधार पर जो गवर्नमेंट है वो किसी आदमी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल जो 19 है ये आपको बताता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, याद रखना है आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, आर्टिकल 18। आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी या इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल लॉ, आपका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 14 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज ऑल सिटीजन्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए थोड़ी देर आगे मैंने बताया था जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 19 में, ठीक है। आर्टिकल 18 किसके बारे में बताता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल, ठीक है, टाइटल को अंत करता है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 18। आर्टिकल जो 17 है ये आपको किस चीज़ के बारे में बताता है, आर्टिकल 17 इज अबाउट अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत को अंत करता है आर्टिकल। और आर्टिकल जो 16 है, आर्टिकल 16
क्या करता है आर्टिकल 16 मतलब एक प्रकार का इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। मीन्स स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट या स्टेट शैल गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पर्सन्स इन फील्ड ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्रों में सबको क्या है, बराबर अधिकार है। वो कौन सा आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 16, ठीक है। यानी कि रोजगार के क्षेत्र में सबको क्या है, बराबर हक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 13, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका इलेक्शंस कौन करता है। तो देखो आर्टिकल जो यहाँ पर देखिए एक आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, आर्टिकल जो 52 है, 52 से लेकर 62 तक, यानी कि 52 से लेकर 62 तक जितने भी आर्टिकल है सारे के सारे आर्टिकल अबाउट प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 52 ये बोलता है हम लोग से कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 53 या आर्टिकल 53 क्या बोलता है हम लोग से, आर्टिकल 53 ये बोलता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का, यानी कि जो सेंटर का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके हाथ में होगा, वो प्रेसिडेंट के हाथ में होगा। उसी प्रकार से आर्टिकल 54 जो है वो मतलब जो इलेक्शंस प्रोसीजर है प्रेसिडेंट का उसके बारे में बताता है, ठीक है। इसी प्रकार से 55, 56 बहुत सारे ऐसे आर्टिकल है, आर्टिकल 62 तक। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 61 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 61 क्या है, आर्टिकल 61 ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है आर्टिकल 61 के बारे में, क्योंकि आर्टिकल 61 क्या बोलता है, इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। इम्पीचमेंट यानी कि राष्ट्रपति का जो महाभियोग है, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने वाला जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 61 है। चलो तो क्वेश्चंस यहां से बनाया जा सकता है। आते हैं नेक्स्ट, देखिए अब देखिए क्वेश्चंस यहां पर क्या बोल रहा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शंस कौन करता है। तो देखो राष्ट्रपति का जो इलेक्शंस करता है वो करता है कौन, इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपी, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखो राष्ट्रपति के इलेक्शंस में नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं लेता। नॉमिनेटेड मेंबर्स का मतलब होता है जैसे लोकसभा का जो 2 मेंबर्स होता है, 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स होता है, वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या नहीं कर सकता, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक। उसी प्रकार से राज्यसभा से 12 मेंबर्स जो होता है वो राष्ट्रपति क्या करता है, नॉमिनेट करता है, वो 12 पर्सन्स भी राष्ट्रपति के इलेक्शंस में क्या नहीं कर सकता, पार्टिसिपेट, ठीक है। तो आगे बढ़ते तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द स्लोगन गरीबी हटाओ वाज इंक्लूडेड इन विच 5 ईयर प्लान। देखो जो स्लोगन था गरीबी हटाओ, ये स्लोगन किस 5 ईयर प्लान में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। स्लोगन गरीबी हटाओ वाज इंक्लूडेड इन विच 5 ईयर प्लान, ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो जो स्लोगन गरीबी हटाओ था ये इंदिरा गांधी जी ने दिया था 1974 में, 1974 में, और ये 1974 से 1979, ठीक है। ये 5th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन था, ये 5th 5 ईयर प्लान का जो ड्यूरेशन था वो 1974 से 79 तक का था, ठीक है। 1974 से 79 तक का था। और इसी ड्यूरेशंस में जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मिस इंदिरा गांधी, उन्हीं ने ही क्या दिया था, ये स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ, यानी कि रिमूव पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी रिमूव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था यानी कि जो असहयोग आंदोलन था उसको कब स्थगित किया गया था, ठीक है। तो देखो असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था वो 1920 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था असहयोग आंदोलन, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि ठीक इसके 2 साल बाद महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट। किस कारण से, चौरी चौरा जो मतलब यूपी के गोरखपुर नामक प्लेस, चौरी चौरा कहाँ पर है, प्रेजेंट डे में यूपी में, ठीक है। तो यूपी में जो चौरी चौरा कांड हुआ ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट, ड्यू टू चौरी चौरा CHAURI चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। अब ये चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था, तो ये याद रखना 4 फरवरी में हुआ था, 4 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट। इसी चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण गांधी जी ने क्या किया, यहाँ पर चौरी चौरा इंसिडेंट मतलब चौरी चौरा हिंसा के कारण क्या हुआ, गांधी जी ने सोचा कि अब वो
मतलब असहयोग आंदोलन को ज़्यादा दिन तक मतलब नहीं वो कर सकता, ठीक है। तो इसलिए उसने क्या किया, 11 फरवरी 1922 को गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट को सॉरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया, ठीक है, यानी कि कॉल्ड अप कर दिया। नेक्स्ट, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन आईएनसी वाज फॉर्म्ड, यानी कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1885 में, ठीक है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1885 में। और कहाँ पर हुआ था, ये मुंबई में हुआ था, ठीक है, मुंबई में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन किसने किया था ये भी आप लोग को पता है, ये ए ओ ह्यूम, ठीक है, ए ओ ह्यूम, ठीक है। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था तो उस समय जो कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट था, फर्स्ट प्रेसिडेंट, यानी कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बना था, फर्स्ट प्रेसिडेंट वो कौन बना था, फर्स्ट प्रेसिडेंट सबको पता है, ये डब्ल्यू सी बैनर्जी, ठीक है। डब्ल्यू सी बैनर्जी मतलब उमेश चंद्र बैनर्जी सबसे मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे पहला प्रेसिडेंट था, ठीक है। तो उस समय जब इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उस समय जो कांग्रेस जो वाइसरॉय था इंडिया का वो कौन था, तो याद रखना वाइसरॉय था उस समय लॉर्ड डफरिन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक लॉर्ड लिफन है, याद रखना लॉर्ड रिपन को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ, ये कौन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर है, फादर ऑफ इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो जनक बोला जाता है उसे वो किसे बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। ये जो लॉर्ड लिटन दिख रहा है, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी के समय ही पास हुआ था, और लॉर्ड रिपन ने बाद में आके इसको क्या किया था, कैंसिल किया था, यानी कि हटा दिया था। अब देखो जो लॉर्ड लिटन था इसे बोला जाता है वाइसरॉय ऑफ द रिवर्स कैरेक्टर, वाइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर, ठीक है, रिवर्स कैरेक्टर, वाइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर लॉर्ड लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिनथगो। देखो अब ये जो लॉर्ड लिनथगो है ये कब आया था, ये था जब अगस्त ऑफर पास हुआ था 8 अगस्त 1940 में। तो उस समय जो भारत का जो वाइसरॉय था उस समय कौन था, लॉर्ड लिनथगो था, ठीक है। अगस्त ऑफर एक प्रकार का ऑफर दिया गया था कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में इंडियंस को भी रखेंगे, एक प्रकार का लालच दिया गया था इंडियंस को, ताकि और उसमें एक कंडीशंस भी दिया गया था कि जितने भी इंडियंस मतलब जो आईएनसी के जो लीडर्स वगैरह हैं वो अपने देशवासियों से ये कहेगा कि उन्हें जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसमें ब्रिटेन का साथ दे, ठीक है। तो इस प्रकार से एक लालच दिखाया गया था अगस्त ऑफर में, ठीक है। तो इसको क्या किया था कि आईएनसी और जो मुस्लिम लीग के जो लीडर थे उसने उसको क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था अगस्त ऑफर को, ठीक है। तो अगस्त ऑफर किसने लाया था, तो लॉर्ड लिनथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चलो, नेम द कमीशंस दैट केम टू इंडिया इन 1928 टू रिफॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। देखो वो कौन सा कमीशन था जिसको जो मतलब संविधान में रिफॉर्म लाने के मतलब एक ऑब्जेक्टिव से भारत में आया था 1928 में। तो याद रखना वो कमीशन था कौन सा, साइमन कमीशन, ये 1928 में आया था। लेकिन इसका भारत में घोर विरोध हुआ था और साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था, क्योंकि साइमन कमीशन को रिजेक्ट इसलिए कराया गया था क्योंकि साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर थे, मेंबर में एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं था। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज़ द पावर टू डिक्लेयर एमरजेंसी। देखो भारत के संविधान के अनुसार वो एमरजेंसी डिक्लेयर करने की, यानी कि एमरजेंसी डिक्लेयर करने का जो पावर है वो किसके पास में है, तो याद रखना एमरजेंसी डिक्लेयर करने का पावर केवल भारत के राष्ट्रपति के पास में है। और राष्ट्रपति 3 प्रकार का एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। एक तो है आर्टिकल 352 हम लोग जिसको बोलते हैं हम लोग नेशनल एमरजेंसी, ठीक है, आर्टिकल 352 को क्या बोलते हैं हम लोग, नेशनल एमरजेंसी, ठीक है। और एक दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 356, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेट एमरजेंसी, ठीक है। अब देखियो और तीसरा है हम लोग के पास में आर्टिकल 360, ये बताता है आपको क्या, फाइनेंशियल एमरजेंसी, ठीक है, फाइनेंशियल एमरजेंसी आर्टिकल 360, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है हम लोग से कि जो
राष्ट्रपति मतलब ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर करने का जो पावर है वो किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में। तो हम लोग को पता लग गया। लेकिन जो ये नेशनल इमरजेंसी होता है, नेशनल इमरजेंसी भी देखो, इसको भी यदि हम लोग देखेंगे तो इसको भी हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो देखो नेशनल इमरजेंसी तीन सिचुएशन में लगाया जा सकता है। एक तो होता है देखो आर्म्ड रिबेलियन के कारण, ठीक है, और दूसरा होता है क्या, एक्सटर्नल एग्रेशंस के कारण, ठीक है, और तीसरा जो होता है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण होता है, ठीक है। अब देखो जो सबसे पहले जो भारत में लगा था वो इमरजेंसी वो 1962 में लगा था, चाइनीज एग्रेशंस के कारण, यानी कि बाहरी आक्रमण के कारण लगा था 1962 में, ठीक है। उसके बाद में एक बार और लगा 1971 में, वो इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय में लगा था, ठीक है। 1971 में लगा था, सही, इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय में लगा था। और तीसरी बार जब इमरजेंसी लगा, तीसरी बार 3 बार लगा ना, एक लगा आपका 1962 में चाइनीज एग्रेशंस, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी आपका 3 बार लग चुका है। एक तो 1962 में लगा, ये क्या हो रहा है, चलो 1962 चाइनीज एग्रेशंस एक्ट था आपका, यस, एक लगा था आपका 1971 में वो इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय में, और तीसरी बार लगा था आपका 1975 समथिंग में, जब हुआ था इंटरनल डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टाइम, ठीक है। तो उस समय लगा था क्या आपका नेशनल इमरजेंसी, ठीक। नेक्स्ट चलो, स्टेट इमरजेंसी जो अभी स्टेट इमरजेंसी भी लगता ही रहता है। सो सबसे पहले जो स्टेट इमरजेंसी लगा था वो पंजाब में लगा था, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन ग्रेप्स। ग्रेप्स में जो एसिड प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, देखो ग्रेप्स में जो एसिड होता है उसे टार्टरिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। ग्रेप्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ग्रेप्स में होता है आपका टार्टरिक एसिड, ठीक है। ग्रेप्स में कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टरिक। तो टार्टरिक एसिड और कहाँ पर पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है टैमेरिंड में, ठीक है। टैमेरिंड, TAMARIND, टैमेरिंड, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं इमली। इमली में भी हम लोग को क्या मिलता है, इमली में भी हम लोग को मिलता है, ठीक है, इमली में भी हम लोग को मिलता है टार्टरिक एसिड, ठीक है। और हम लोग को और एक चीज़, वाइन, देखो वाइन में भी हम लोग को कौन सा एसिड मिलता है, टार्टरिक एसिड भी मिलता है, क्योंकि जो ग्रेप्स होता है, जो वाइन होता है वो ग्रेप्स से ही बनता है, ठीक है। एसिटिक एसिड हम लोग को कहाँ मिलता है, ये विनेगर में मिलता है, ठीक है। विनेगर एसिटिक एसिड, ठीक है। और फॉर्मिक एसिड जो होता है ये रेड एंट, यानी कि चींटियों में, ठीक है। अब देखो लैक्टिक एसिड जो होता है ये कहाँ पर मिलता है हम लोग को, मिल्क में। मिल्क में कौन सा एसिड होता है, मिल्क में होता है आपका लैक्टिक एसिड, ठीक है। मिल्क में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड होता है। और फॉर्मिक एसिड कहाँ पर, चींटियों में मिलता है फॉर्मिक एसिड। एसिडिक एसिड विनेगर, ठीक है। टार्टरिक एसिड कहाँ पर मिलता है, टार्टरिक एसिड मिलता है आपका टैमारिंड, तामारिंड को तामारिंग लिख दिया ना, तामारिंड है, हाँ तामारिंड। और वाइन में भी हम लोग को क्या मिलता है, टार्टरिक एसिड मिलता है। और एक चीज़, टार्टरिक एसिड हम लोग को बनाना में भी मिलता है, ठीक है। बनाने से भी शायद टार्टरिक एसिड मिलना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझको लग रहा है बनाने में भी टार्टरिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, माल्थुजियन थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो माल्थुजियन थ्योरी जो है वो पॉपुलेशंस को डिनोट करता है, किसको, माल्थुजियन का जो थ्योरी था वो पॉपुलेशंस के ऊपर बेस्ड था। माल्थुजियन ने ये बोला था कि जो पॉपुलेशंस और जो फूड प्रोडक्शन के बारे में जब उसने अनुमान लगाया था, तो उसने ये बोला था कि जो फूड प्रोडक्शन है वो तो AP सीरीज में बढ़ता है, AP में बढ़ता है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो GP में है, ठीक है। यानी कि जो पॉपुलेशन होता है वो GP में इंक्रीज होता है, और जो फूड प्रोडक्शन है वो AP सीरीज में होता है, ठीक है। AP सीरीज का मतलब होता है, देखो यदि मैं AP की बात करूँ तो AP, और मैंने दूसरा बोला क्या, GP। माल्थुजियन ने क्या बोला कि जो पॉपुलेशन है, देखो पॉपुलेशन किस में बढ़ता है, GP में, और जो फूड प्रोडक्शन है वो किस में बढ़ता है, AP में। कहने का मतलब ये है कि देखो इस साल फूड का प्रोडक्शन 2 है, तो दूसरी साल हो सकता है ये 3 हो, ठीक है, और चौथी साल 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ठीक है। इस प्रकार से ये होता जाएगा AP का मतलब होता है रेगुलर सीरीज। लेकिन जो GP होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं हम लोग, जो पॉपुलेशन होता है वो किस प्रकार से बढ़ता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में। कहने का मतलब यदि पॉपुलेशन 2 है तो दूसरी साल कितना हो जाएगा, 4, फिर तीसरी साल 4 का डबल हो जाएगा कितना, 8, फिर 8 का डबल कितना, 16। देखो पॉपुलेशन इस प्रकार से बढ़ रहा है, लेकिन फूड ग्रेन जो है जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस प्रकार से फूड ग्रेन्स नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसी को ही माल्थुजियन ने
माल्थुजन ने बताया था। ठीक है, तो माल्थुजन थ्योरी स्पेशली किस चीज़ को रिलेट करता है, पॉपुलेशंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय। फिजिकल पॉलिसी जो होता है इंडिया में वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, फाइनेंस कमीशन लिखा है यहाँ पर, फाइनेंस मिनिस्ट्री होगा। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, MIN, फाइनेंस मिनिस्ट्री। फिजिकल पॉलिसी को कौन फॉर्मुलेट करता है, फिजिकल पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, लगा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। भारत की वो कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, 2 बार पार करती है? तो रिवर कौन सा होगा, माही। माही जो है वो मध्य प्रदेश से, माही का जो ओरिजिन है यानी कि माही का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, माही, माही भी कहाँ से, माही कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, और फाइनली जाके ये कहाँ पर ड्रेन होती है, अरेबियन सी में ड्रेन होती है, वहाँ पर वो एस्ट्यूरी बनाती है। ठीक है, उसी प्रकार से जो आपका क्या है रिवर है आपका चंबाल। ठीक है, याद रखना ये जो माही है ना ये आपका बिंदिया रेंज से निकलती है मध्य प्रदेश में, बिंदिया रेंज से। कहाँ से निकलती है, बिंदिया पर्वत श्रृंखला से निकलती है। चंबाल जो है ये आपका निकलती है जानापाव हिल से, जानापाव हिल्स, ये भी कहाँ से, मध्य प्रदेश से ही। ठीक है, चंबाल। और आपका ये जो नर्मदा है ये निकलती है कहाँ से, अमरकांतक हिल से, अमरकांतक से। और यमुना निकलती है UK उत्तराखंड यानी कि यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर, हाँ अब देखो क्वेश्चंस क्या होगा, क्वेश्चंस यहाँ वो कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, तो आंसर क्या होगा, माही। ठीक है, यहाँ पर एक रिवर और जानना इंपॉर्टेंट है, नर्मदा। नर्मदा निकलती है अमरकांतक हिल से निकलती है। ठीक है, निकलती है इसको मध्य प्रदेश में इसको रेवा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसे किस नाम से बुलाया जाता है, रेवा। ठीक है, मध्य प्रदेश में रेवा नाम से जानी जाती है रिवर नर्मदा। ठीक है, और ये नर्मदा विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच से होके बहती है। ठीक है, और फिर नर्मदा जो है जाबलपुर मध्य प्रदेश में मार्बल फॉल्स बनाती है। ये कौन सा फॉल्स बनाती है, ये इंपॉर्टेंट है, मार्बल फॉल्स। ठीक है, मार्बल फॉल्स। और इसी नर्मदा रिवर पर ही 2 इंपॉर्टेंट डैम है, एक तो ये आपका सरदार सरोवर डैम गुजरात में, और दूसरा है आपका यूकाई पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये दोनों ही कहाँ पर बना हुआ है, आपका नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर लोकेटिंग सबमर्ज ऑब्जेक्ट इन द ओशंस। देखो मैंने थोड़ी देर आगे बताया था कि ओशंस यानी कि समुद्र में डूबे हुए चीज़ को लोकेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है, सोनार का। सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये सेक्सटेंट जो होता है ये एंगुलर डिस्टेंस बताता है, एंगुलर, ANGU, एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो एंगुलर डिस्टेंस कौन डिफाइन करता है, आपका सेक्सटेंट। ठीक है, गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ऑडियोमीटर होता है आपका साउंड के लिए। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, देखो साउंड का जो स्पीड होता है वो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, लाइट का जो सबसे ज़्यादा स्पीड होता है वो कहाँ पर होता है, वैक्यूम में होता है। ठीक है, अब यही ठीक उल्टा होता है साउंड के केस में, साउंड का जो स्पीड होता है वो 0 होता है कहाँ पर, वैक्यूम में। लाइट का लेकिन मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर होगा, आपका वैक्यूम में होगा। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर देयर इन, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर नहीं, प्रिंसिपल्स ऑर्गेन्स हो गए यहाँ पर, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑर्गेन्स आर देयर इन UN चार्टर। तो याद रखना UN चार्टर के यानी कि UN के जो प्रिंसिपल्स ऑर्गेन है वो कितने प्रिंसिपल्स ऑर्गेन यानी कि मुख्य अंगे, तो याद रखना वो 6 है। ठीक है, अब 6 का भी आप लोग को नाम पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, एक तो होता है जनरल असेंबली, होता है सिक्योरिटी काउंसिल्स, होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स, होता है ट्रस्टशिप काउंसिल्स होता है, और एक सेक्रेटरीट होता है। ठीक है, तो ये नामों को याद कर लेना। मैंने बोला क्या, सबसे पहले मैंने बोला जनरल असेंबली। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल्स, क्या बोला, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल्स, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स, ट्रस्टशिप काउंसिल्स एंड सेक्रेटरीट। बात आई समझ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो कितने ऑर्गेन्स होते हैं UN के, 6। ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क फेमस फॉर टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, जो पन्ना है वो भारत के किस स्टेट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका पन्ना है। मध्य प्रदेश में बहुत ही फेमस है, जैसे आपका पेंच नेशनल पार्क, ये भी आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है,
और बांधवगढ़ BANDHAVGARH बांधवगढ़, ये भी आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर दूसरा बांधवगढ़ हो गया। फिर उसके बाद में वन विहार, BANVIHAR वन विहार, ये भी आपका कहाँ पर? वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क भी आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद में वन विहार के बाद में कान्हा हो गया, पेंच हो गया। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। और एक तो यहाँ पर लिख ही लिया हम लोगों ने, पन्ना नेशनल पार्क। ठीक है, अब देखते हैं बिहार में बहुत ही एक फेमस है, ये आपका है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये आप लोग याद रख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है वाल्मीकि। हाल फिलहाल NTPC में पूछा हुआ था कि वाल्मीकि कहाँ का है। ये जो तमिलनाडु में कौन सा है? मधुमलाई। ये मलाई जितना भी है, अन्नामलाई, ये सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। द पॉइजनस गैस प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्यूम्स ऑफ कार। देखो कार से जो धुआं निकलता है ना, उसमें वो कौन सा पॉइजनस गैस भरा रहता है? तो याद रखना CO मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भरा रहता है किसमें? कार में। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है कार के धुएं से। ठीक है, और याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये बहुत ही पॉइजनस होता है, क्योंकि ये जो हमारा ब्लड जो होता है ना, मतलब ब्लड का जो ऑक्सीजन कैरी करने का जो कैपेसिटी होता है ना ब्लड का, उसको क्या कर देता है? ये रिड्यूस कर देता है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पॉइजनस गैस बोला जाता है। ठीक है, CO2 ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, याद रखना इसको हम लोग यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने के लिए। फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग कौन सा गैस यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। देखो परमानेंट सेटलमेंट जो था, स्थायी बंदोबस्त, या तो हम लोग इसको बोलते हैं जमींदारी प्रथा या जमींदारी सिस्टम्स, इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था या कब इंट्रोड्यूस किया था? तो ये 1793 में बंगाल में जब परमानेंट सेटलमेंट था, ये बंगाल में लगा हुआ स्थायी बंदोबस्त आंदोलन था। ये किसने लगवाया था? आपका क्या नाम था? अरे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल किसने? अरे नाम भूल गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस। सॉरी, ये नाम क्यों नहीं आ रहा था यार? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, यहाँ पर बच्चा लोग बहुत शोरगुल कर रहा है तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में क्या किया था, या चार्ल्स कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में। ठीक है, अब देखो चार्ल्स कॉर्नवालिस को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ल्स जो कॉर्नवालिस था, इसने क्या किया था कि 1793 में परमानेंट सेटलमेंट तो इंट्रोड्यूस किया गया, इसने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है ना, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स, इसको भी इसी ने ही वो किया था। इसको एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम्स है, इसको भी चार्ल्स कॉर्नवालिस ने ही स्टार्ट किया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया था भारत में। ठीक है, इसको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी बोला जाता है। चार्ल्स कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, सिविल सर्विसेज का जनक भी बोला जाता है चार्ल्स कॉर्नवालिस को। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 30। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, प्रोटीन्स में प्रोटीन्स किस चीज़ के प्रोटीन्स में क्या कंपोज होता है? देखो प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, तो याद रखना प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड्स। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो हमारा जो ब्लड होता है ना, ये तुम लोग का होमवर्क है, मुझको ये बताना है कि ब्लड में कौन सा एसिड मिलता है। ठीक है, विच एसिड इज फाउंड इन आवर ब्लड, ये आप लोग का होमवर्क है। नेक्स्ट सिंपल है, आप लोग देख के बता देंगे। देखिए, द ब्रूजिल पास इज लोकेटेड इन। तो ब्रूजिल पास जो है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ब्रूजिल पास कहाँ पर है? जम्मू एंड
कश्मीर में। तो ब्रूजिल पास के साथ साथ बनिहाल पास, बनिहाल पास, BANIHAL, बनिहाल पास, ठीक है, बनिहाल पास हुआ, ब्रूजिल पास हुआ आपका, और एक आपका पीर पंजाल पास है, ठीक है। ये पीर पंजाल पास भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ये 3 पास इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद में जो लद्दाख में आपको बहुत सारे पासेस मिलेंगे, जैसे आपका आपको जोजिला पास मिलेगा, ठीक है। जोजिला पास आपका लद्दाख में आपका नाम भी नहीं आता, काराकोरम पास, चांगला पास, पेंसिल्ला पास, ठीक है। ये सारे बहुत सारे ऐसे पास है जो आपको लद्दाख में मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में यदि बोलूँ तो यहाँ पर आपका जो फेमस है, आपको ये नाम याद रखना, BRDS। BRDS का मतलब होता है, बी का मतलब होता है बारालाचा पास, बारालाचा पास, ठीक है। बारालाचा। आर का मतलब होता है रोहतांग, ROSTANG, रोहतांग पास। और डी का मतलब होता है देवसा, DEBSA, देवसा। और सी का मतलब होता है BRDS बोला मैंने, एस का मतलब होता है शिवकिला, ठीक है। शिवकिला पास ये आपको कहाँ पर मिलेगा? शिवकिला पास आपका है हिमाचल प्रदेश में, SHIPKILA, शिवकिला पास, शिवकिला। ये सारे के सारे पास हिमाचल प्रदेश में। और फिर सिक्किम का तो शायद सबको पता ही है, नाथुला पास, ठीक है। नाथुला पास सबको पता है ना सिक्किम का। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सिक्किम हो गया। अरुणाचल प्रदेश में देखिए, अरुणाचल प्रदेश में 2 पास एकदम इंपॉर्टेंट, जैसे बोमडिला पास आपका, और एक जो ट्राई जंक्शन का काम करता है इंडिया पाकिस्तान, इंडिया म्यांमार और चाइना को जोड़ने वाला जो पार्ट है, उसको हम लोग कौन सा पार्ट, डीफू पास, ठीक है। डीफू, DIPHU, या तो हम लोग इसको बोलते हैं डीफर पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पास है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये 3 कंट्री को कनेक्ट करता है डीफू पास, ठीक है। डीफू पास 3 कंट्री को क्या करता है? कनेक्ट करता है। कौन कौन से कंट्री? इंडिया, चाइना एंड म्यांमार, ठीक है। 3 कंट्री को कनेक्ट करता है डीफर पास या डीफू पास। ये आपका कहाँ पर है? आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का 2-3 पास इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने बोला कि बोमडिला पास, ठीक है, और आपका है दूसरा डीफर पास, डीफू पास। एक है आपका दिहांग पास, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पासेस से कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश था, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते।